विद्यार्थियों, इस चैप्टर के अंतर्गत अपन बात करेंगे ब्रिटिश संसद के संगठन की, अर्थात ब्रिटिश संसद कैसे बनती है। जैसे कि पहले वाले चैप्टर में हमने बताया कि राजा यानी कि सम्राट, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन्स, ये तीनों मिलकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं। जैसे कि भारत में भारत की संसद कैसे बनती है, भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर के भारत की संसद का निर्माण करते हैं। तो अब इस अध्याय के अंतर्गत अपन बात करेंगे ब्रिटिश संसद के संगठन की, अर्थात ये कैसे बनती है। तो इसमें सबसे पहले इसके उच्च सदन की बात अपन करने की कोशिश करेंगे, जिसको कहते हैं लॉर्ड सभा यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड। देखिए विद्यार्थियों, ब्रिटिश संसद द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। ब्रिटिश संसद का प्रथम सदन कॉमन सभा है तथा द्वितीय सदन लॉर्ड सभा। यद्यपि लॉर्ड सभा को द्वितीय सदन कहा जाता है, तथापि यदि ब्रिटिश संविधान के विकास को देखा जाए तो लॉर्ड सभा कॉमन सभा की पूर्ववर्ती है। लॉर्ड सभा, सबसे पहले लेते हैं पर लॉर्ड सभा को। लॉर्ड सभा पिछली 10 शताब्दियों से कुछ समय को छोड़कर निरंतर अस्तित्व में रही है। इसके संगठन में प्रारंभ में राज दरबार के गणमान्य लोग ही सदस्य होते थे, क्योंकि जो लोग भूस्वामी होते थे वे ही शासन करते थे। इस सिद्धांत को तब मान्यता प्राप्त थी। लॉर्ड सभा एक विशाल सदन है। इसके सदस्यों की संख्या 1000 के आसपास रही है। अभी देखिए, लॉर्ड सभा का संगठन अपन थोड़ा सा बाइफरकेट करके अध्ययन करने का प्रयास करेंगे इसको। सबसे पहला इसमें सदस्यता का वंशानुगत स्वरूप। लॉर्ड सभा के 90% के लगभग सदस्य वंश परंपरा के आधार पर लॉर्ड सभा की सदस्यता प्राप्त करते हैं। वंशानुगत सदस्यता में प्रथम श्रेणी में राजवंश के राजकुमार आते हैं, जिन्हें राज परिवार में वरिष्ठता क्रम के आधार पर अलग अलग पदवियां प्राप्त होती है। जैसे राजपद का उत्तराधिकारी जन्म से ड्यूक ऑफ कॉमनवेल्थ तथा वयस्क होने पर प्रिंस ऑफ वेल्स की पदवी से सम्मानित होता है। इसी प्रकार राजवंश के अन्य सदस्यों को भी पदवियां प्राप्त होती है। लॉर्ड सभा के वंशानुगत सदस्यों में दूसरे स्तर पर वे पीयर आते हैं, जो वंश परंपरा के आधार पर लॉर्ड सभा की सदस्यता प्राप्त करते हैं। वंश परंपरा के अनुसार पीयर की मृत्यु होने पर उसका ज्येष्ठ पुत्र लॉर्ड सभा की सदस्यता 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ग्रहण करता है, जबकि पीयर की अन्य संतानें सामान्य नागरिकों की श्रेणी में आती है। उल्लेखनीय कि वंशानुगत रूप में लॉर्ड सभा की सदस्यता ज्येष्ठ पुत्र अथवा उस वंश का पुरुष अधिकारी ही प्राप्त कर सकता है। 1963 के अधिनियम में महिलाओं को भी सदस्यता का अधिकार दिया है। दूसरा है जो इसके संगठन के अंतर्गत दूसरा बिंदु आएगा, वो है स्कॉटलैंड व आयरलैंड के पीयर। सन 1707 में स्कॉटलैंड के साथ किए गए समझौते में स्कॉटलैंड उस सदन के लिए अपने 16 प्रतिनिधि भेजता था, किंतु अब 1963 के अधिनियम के द्वारा स्कॉटलैंड के नए पीयर निर्वाचित होने की व्यवस्था नहीं की गई, अतः इनकी सदस्यता धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। इसी प्रकार लॉर्ड सभा से आयरलैंड के प्रतिनिधि पीयर की सदस्यता भी समाप्त हो गई। कालांतर में लॉर्ड सभा में ब्रिटेन के पीयर ही सदस्य के रूप में बचेंगे। नेक्स्ट है, इसका है आजीवन पीयर। ब्रिटेन के राजा को यह अधिकार है कि वह प्रधानमंत्री की राय पर आजीवन पीयरों की नियुक्ति कर सकता है। यह अधिकार राजा को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1958 के आजीवन पीयरेज एक्ट द्वारा दिया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री के परामर्श पर ब्रिटिश सम्राट सामाजिक व राजनीतिक जीवन के प्रतिष्ठित अनुभवी स्त्री पुरुषों जैसे अवकाश प्राप्त प्रधानमंत्री व मंत्री, वायसराय, सेनापति, कॉमन सभा का अध्यक्ष आदि को आजीवन पीयर बना सकता है। लॉर्ड सभा में आजीवन पीयरों की सदस्य सीमा निर्धारित नहीं है, यानी कि आजीवन पीयर कितने हो इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। आध्यात्मिक लॉर्ड्स वंशानुगत लॉर्ड नहीं है, अपितु चर्च के महत्वपूर्ण पदाधिकारी होने के नाते उन्हें लॉर्ड सभा की सदस्यता प्राप्त होती है। लॉर्ड सभा में आध्यात्मिक सदस्यों की संख्या 26 रही है। इसमें लंदन, डरहम, विंचेस्टर के बिशप्स को स्थायी सदस्यता प्राप्त होती है तथा अन्य लॉर्ड्स का चयन वरिष्ठता के आधार पर होता है। चर्च के पद से हटने के बाद उस बिशप की लॉर्ड सभा की सदस्यता भी समाप्त हो जाती है तथा उसके स्थान पर अन्य पदाधिकारी का चयन किया जाता है। आध्यात्मिक लॉर्ड्स भी लॉर्ड सभा की गतिविधियों में कम दिलचस्पी रखते हैं। नेक्स्ट है कानून के लॉर्ड्स। लॉर्ड सभा मात्र विधायिका ही नहीं, अपितु यह ब्रिटिश शासन व्यवस्था में न्याय की अंतिम अदालत भी, अर्थात ब्रिटेन का ये सर्वोच्च न्यायालय भी है। लॉर्ड सभा के इस न्याय संबंधी कार्य को करने के लिए लॉर्ड सभा में ख्याति प्राप्त न्यायवेताओं, न्यायाधीशों
व वकीलों को राज्यसभा की सदस्यता प्रदान की जाती है। इन कानूनी लॉर्ड्स को 1876 के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत न्याय के कार्यों के लिए मनोनीत किया जाता है। अपनी सेवाओं के लिए इन सदस्यों को राज्यसभा के अन्य सदस्यों के विपरीत निश्चित वेतन दिया जाता है। अब ये देखिए, इस 20वीं शताब्दी में राज्यसभा की सदस्यता में कुछ परिवर्तन किए गए, उनके ऊपर भी अपन थोड़ा सा दृष्टि बांध लेते हैं। राज्यसभा अपनी संरचना के रूढ़िवादी तथा लोकतंत्र विरोधी स्वरूप के कारण आलोचना का केंद्र रही है। 20वीं शताब्दी में इसके स्वरूप को समयानुसार सुधारने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए। पहला है, महिलाओं को इसमें सदस्यता दी गई। पहले इसमें महिलाएं नहीं थी। 1958 से पूर्व राज्यसभा की सदस्य महिलाएं नहीं बन सकती थी। 1958 के आजीवन पीयर एक्ट के द्वारा पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी राज्यसभा की आजीवन सदस्यता देने की व्यवस्था की गई। 1963 में स्त्रियों को वंशानुगत आधार पर भी राज्यसभा की सदस्यता प्रदान करने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार ब्रिटेन में 1928 में स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त होने के वर्षों बाद तक राज्यसभा पर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित रहा। दूसरा जो सुधार किया गया इसमें वह है 1961 से पूर्व राज्यसभा के सदस्य वंशानुगत आधार पर प्राप्त पदवी का परित्याग नहीं कर सकते थे। परिणाम स्वरूप वे न तो कॉमन सभा के चुनाव में भाग ले सकते थे और न चुनाव लड़ सकते थे। किंतु 1963 के अधिनियम के द्वारा राज्यसभा की सदस्यता संबंधी प्रावधान में परिवर्तन किया गया। कोई भी सदस्य अपनी वंशानुगत पदवी का परित्याग करने के पश्चात कॉमन सभा का चुनाव लड़ सकता है, किंतु एक बार वंशानुगत पदवी का परित्याग करने के बाद दोबारा से राज्यसभा की वंशानुगत सदस्यता प्राप्त नहीं की जा सकती। यद्यपि उसे आजीवन सदस्य बनाया जा सकता है। अब ये देखिए, अब अगली बात करेंगे हम राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार। राज्यसभा के सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त है तथा अधिवेशन के दौरान किसी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लोक सदन के स्पीकर के माध्यम से ही सार्वजनिक विषय पर राजा से बात कर सकते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्यों को राजा से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने का अधिकार। देखिए, ये बेसिक डिफरेंस है। हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड के जो मेंबर हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर राजा से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, जबकि हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य प्रधानमंत्री के माध्यम से ही मिलते हैं। सरकार के सदस्य और अन्य सदस्य, विपक्ष के सदस्य हाउस ऑफ लॉर्ड का जो स्पीकर होता है उसके मार्फत ही राजा से संपर्क कर सकते हैं। राज्यसभा के अधिकारी तथा कार्यप्रणाली। राज्यसभा का प्रमुख अधिकारी लॉर्ड चांसलर होता है, जो अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा का अधिवेशन कॉमन सभा के साथ ही प्रारंभ होता है, तथापि यह सप्ताह में 4 बार सोमवार से गुरुवार तक ही मिलता है। सदन में सदस्यों की उपस्थिति अत्यधिक कम रहती है। 3 सदस्यों की उपस्थिति से सदन की गणपूर्ति हो जाती है। किसी विधेयक को पारित करने के लिए 30 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है। राज्यसभा की कार्यवाही के नियम पर्याप्त उदार होते हैं। सदस्यों को भाषण की असीम स्वतंत्रता प्राप्त है। सदस्यों पर पार्टी की किसी प्रकार का अनुशासन की बाध्यता नहीं होती। राज्यसभा का विचार विमर्श उच्च स्तरीय, स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा लोक हितकारी होता है। लॉर्ड चांसलर ब्रिटिश न्यायपालिका का अध्यक्ष भी होता है। लॉर्ड चांसलर को सदन में कॉमन सभा के अध्यक्ष के समान निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता। लॉर्ड चांसलर भी राजकोष से वेतन प्राप्त करता है, जबकि लॉर्ड सभा के अन्य सदस्यों को मात्र दैनिक भत्ता प्राप्त होता है। लॉर्ड चांसलर के अतिरिक्त लॉर्ड सभा के अन्य अधिकारियों में क्राउन द्वारा नियुक्त क्लर्क होता है, जो सदन की कार्यवाही एवं निर्णयों का रिकॉर्ड रखता है, तथा जेंटलमैन असर ऑफ द ब्लैक रॉड भी होता है। वह आदेशों को लागू करने में लॉर्ड चांसलर की मदद करता है। लॉर्ड सभा की शक्तियों में परिवर्तन की प्रक्रिया। लॉर्ड सभा का स्वरूप उच्च वर्गीय तथा सामंतवादी रहा है, जबकि 1832 के प्रथम सुधार अधिनियम के पश्चात लोक सदन को जन सामान्य तथा व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधि बनाया जाना प्रारंभ हुआ। ये देखिए, ये लॉर्ड सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार हैं। और अब अपन बात करेंगे लॉर्ड सभा की शक्तियों की बात करते हैं अपन। लॉर्ड सभा की शक्तियों में उपरोक्त अधिनियमों के परिणाम स्वरूप पर्याप्त कमी आई है। लॉर्ड सभा की शक्तियों में कमी के पीछे लोकतंत्रीय शासन की यह मान्यता रही है कि जिस कार्य के लिए कॉमन सभा के सदस्यों को जनता का समर्थन प्राप्त हो, उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। परिणाम स्वरूप अपनी
शक्तियों की दृष्टि से राज्यसभा मात्र द्वितीय सदन न रहकर द्वितीय श्रेणी का सदन बन गया है। वर्तमान में राज्यसभा की निम्न शक्तियां हैं। विधायी शक्ति 1949 के अधिनियम के बाद भी राज्यसभा में वित्त विधेयक के अलावा सभी विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस प्रकार विधि निर्माण के कार्यभार को राज्यसभा हल्का कर सकती है। राज्यसभा सामान्य विधेयक को 1 वर्ष के लिए विलंबित कर सकती है। वित्तीय विधेयक कामन सभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं तथा कोई विधेयक वित्तीय है या नहीं इसका निर्णय भी कामन सभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। पारित वित्तीय विधेयक राज्यसभा के पास भेजा जाता है, जिसे राज्यसभा को 1 माह की अवधि में लौटाना होता है। यदि राज्यसभा वित्तीय विधेयक में कोई संशोधन भी करती है तो उसको मानना या न मानना कामन सभा की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि राज्यसभा 1 महीने में वित्तीय विधेयक को लौटाने में असमर्थ रहती है तो वह विधेयक बिना किसी प्रतिज्ञा के राजा के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र में राज्यसभा एक प्रकार से शक्तिहीन संस्था है। राज्यसभा की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां देखिए। यद्यपि राज्यसभा के सदस्य मंत्रिमंडल में लिए जाते हैं तथा राज्यसभा का अध्यक्ष लॉर्ड चांसलर अनिवार्यतः मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, तथापि मंत्रिमंडल पर राज्यसभा का नियंत्रण नहीं होता। मंत्रिमंडल कामन सभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है तथा उसके विश्वास पर्यंत ही अपने पद पर रहता है। इसके बावजूद राज्यसभा के सदस्य प्रश्नकाल के दौरान मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं तथा विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। तथापि मंत्रियों को किसी विषय पर जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। राज्यसभा की न्यायिक शक्तियां। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में पृथक व स्वतंत्र न्यायालय की व्यवस्था नहीं की गई, अपितु राज्यसभा ही ब्रिटेन में फौजदारी तथा दीवानी मामलों में अपील का अंतिम न्यायालय है। यद्यपि जब राज्यसभा अपील के न्यायालय के रूप में कार्य करती है तब उसके 9 विधि लॉर्ड ही प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। लॉर्ड चांसलर की अध्यक्षता में विधि लॉर्ड न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं तथा इनका फैसला अंतिम होता है, जिसे ब्रिटेन का कोई न्यायालय रद्द नहीं कर सकता। केवल संसद ही कानून बनाकर इस प्रकार के निर्णय को रद्द कर सकती है। इस प्रकार न्याय को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में राज्यसभा की शक्तियों में पर्याप्त कमी हुई है। राज्यसभा की शक्तियों में कमी का कारण वे सभी कारक है जो इसे वंशानुगत व लोकतांत्रिक संस्था बताते हैं। राज्यसभा के विपक्ष में प्राय निम्न तर्क उदारवादी तथा श्रमिक संबंधी विचारकों जैसे लास्की, सिडनी, बेट्रिस वेब के द्वारा दिए गए हैं। अब ये देखिए, ये राज्यसभा की कुछ शक्तियां हमने बात की। अब करेंगे इसकी जो आलोचना की जाती है राज्यसभा की, इसके ऊपर थोड़ा सा अपन बात कर लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। देखिए, सबसे पहली जो आलोचना की जाती है वो है कि ये एक लोकतांत्रिक संस्था है। राज्यसभा के सदस्य जन्म के आधार पर राज्यसभा को की सदस्यता प्राप्त करते हैं। यद्यपि अब इसमें जीवन सदस्यता प्राप्त लॉर्ड का बहुमत हो गया है, जिन्हें सदस्यता योग्यता के आधार पर दी जाती है। फिर भी यह सदस्य जनता के मत के आधार पर सदस्यता प्राप्त नहीं करते। परिणाम स्वरूप राज्यसभा के सदस्यों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे जनता की इच्छा व आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होते। उच्च वर्गीय सदस्यता दूसरी जो आलोचना की जाती है। परंपरागत दृष्टि से राज्यसभा उच्च कुलीन परिवारों व सामंतों के परिवारों के मुखियाओं का सदन रहा है। बदलते माहौल के साथ अब इसमें बड़े उद्योगपतियों तथा सफल राजनेता भी सम्मिलित हो गए, किंतु जन सामान्य नागरिक जो छोटे व्यवसायों में संलग्न रहते हैं तथा जिनका जीवन यापन श्रमिक साध्य कार्यों के बगैर संभव नहीं है, उनका किसी प्रकार का संबंध राज्यसभा से नहीं होता है। परिणाम स्वरूप किसी भी विषय पर इस सभा का दृष्टिकोण निहित स्वार्थों से प्रेरित रहा है तथा इसे धनाढ्यों की सभा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। सामाजिक समानता व न्याय से संबंधित उदारवादी तथा श्रमिक दल की नीतियों का इस सदन के द्वारा विरोध राज्यसभा की सदस्यता के इस स्वरूप को स्थापित करता है। राज्यसभा केवल संपत्ति व विशेषाधिकार का प्रतिनिधित्व ही नहीं करती, अपितु वह स्वयं संपत्ति व विशेषाधिकार का गढ़ है। इसलिए इस सदन को सुधारों का विरोधी प्रतिक्रियावादी कहा जाता है। यही कारण है कि राज्यसभा पर अनुदारवादी दल का वर्चस्व रहा है तथा उदार व श्रमिक दल के कार्यकाल में इसकी शक्तियों में कमी किए जाने वाले 1911 व 1949 के अधिनियम भी प्रमुख पारित किए गए। दोषपूर्ण प्रक्रिया, इसकी आलोचना का जो तीसरा बिंदु है वो इसकी दोषपूर्ण प्रक्रिया। राज्यसभा की सदस्यता की दृष्टि से विशाल सदन है, क्योंकि इसकी सदस्यता 1000 के लगभग आंकी जाती है, जबकि इसकी गणपूर्ति संख्या मात्र 3 है।
किसी विधेयक को पारित करने के लिए मात्र 30 सदस्यों की उपस्थिति पर्याप्त मानी जाती है। इस प्रकार यह प्रक्रिया राज्यसभा के सदस्यों की अनुपस्थिति को बढ़ावा देती है, जो किसी भी लोकतंत्रीय व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। विश्व की किसी भी विधानसभा में सदस्यों के आचरण के नियम इतने त्रुटिपूर्ण नहीं है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा के अध्यक्ष लॉर्ड चांसलर को सदन पर नियंत्रण रखने के अधिकार प्राप्त नहीं है। सदन के सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त है तथा अध्यक्ष को उन्हें नियंत्रित करने का अधिकार नहीं है। सदन में बोलने के लिए न तो वे अध्यक्ष से आज्ञा मांगते हैं और न ही उसे संबोधित कर प्रारंभ करते हैं, अपितु उनका भाषण संपूर्ण सदस्यों को संबोधित होता है। तीसरी जो आलोचना की जाती है वो है द्वितीय सदन की सीमित उपयोगिता। इस प्रकार से ये राज्यसभा का गठन हो गया, मतलब 1000 के लगभग इसकी सदस्यता होती है। इसकी गणपूर्ति 3 मानी गई है। 30 व्यक्ति इस विधेयक को पारित करने के लिए पर्याप्त होते हैं और इसमें धनाढ्यों का संगठन है। ये कई तरह की इसकी आलोचनाएं भी है और इसमें सुधार के भी सुझाव हैं कई तरह के। तो इस प्रकार अपना ये कॉमन सभा का चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।